दिखा रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, सब लोग जब ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद ही होगा। कर दो, स्टार्ट कर दो। कुछ दे, हाँ वो प्रतीक्षा करे ऐसा करके लिखा हो गया, रिकॉर्ड चालू हो गया। ठीक है, चलिए मैं शुरू कर, हाँ मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग अपने अपने हथियार लेके तैयार हो जाइए शूटिंग रेंज पर। देखिए आज जो चीजें बताने जाता हूँ हर बार बताता हूँ, और अगर वो चीज आपको नहीं आती है तो आप अनुवाद अच्छा नहीं कर पाएंगे। अनुवाद के बेसिक्स में मैं जाऊंगा, बेसिक्स में जाने के बाद धीरे धीरे इसकी गहराई की तरफ बढ़ूंगा, और आज का पूरा क्लास समर्पित है इस गहराई की ओर। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी होगा कि जब हम अंग्रेजी या हिंदी लिखते हैं, अंग्रेजी या हिंदी लिखते हैं, बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? जी सर। ठीक है, तो हिंदी या अंग्रेजी में जब भी हम लिखते हैं तो उसमें एक नियम होता है सेंटेंस फॉर्मेशन का। सेंटेंस फॉर्मेशन का मतलब वाक्य संरचना। ये बेसिक है, हर बार मैं बताता हूं, जो लिख रहा हूं अगर ना दिखे तो बताइएगा। वाक्य संरचना, संरचना, ठीक है। वाक्य संरचना का मतलब होता है कि किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में चीजें कहां और कैसे रखी जाएंगी। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट होता है, हर वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम कर रहा है। उसके बाद दूसरा जो शब्द है वह होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो दूसरा व्यक्ति है सब्जेक्ट के अलावा। और तीसरा होता है इसमें वर्ब। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, SVO बोलते हैं। बिना इसके संरचना जाने आप अनुवाद अच्छा नहीं कर सकते या सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अंग्रेजी में अगर आप सेंटेंस करें तो अंग्रेजी में जो चलता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऊपर मैंने लिखा हुआ है, और फिर आता है वर्ब। इतना तो आप सबको पता है, किसी को ना पता हो तो बताएं। पूजा जी? जी सर पता है। सब्जेक्ट वर्ब सर ऑब्जेक्ट। हाँ जी सर, इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं जानबूझ के ऐसे लिखा है और पूजा जी ने हाँ किया। अगर मैं चुनाव में खड़ा होता हूँ तो मैं जितना भी गलत बोलूं, पूजा जी हमें एक वोट जरूर देगी। धन्यवाद पूजा जी समर्थन करने के लिए। ऊपर भी तो एस भी वो लिखे हैं, ऊपर भी तो एस भी होगा। वो तो कोई बात नहीं, वो तो मैं पैटर्न बताया हूँ। ठीक है, चलिए देखिए बीच बीच में मैं आपको जगाने के लिए ऐसे वाक्य बोलूंगा। थोड़ा सा जगे रहिए। जगे रहने से क्या होगा कि आप चीजें छोड़ नहीं पाएंगे, गलती नहीं होगी, और हम गलत करेंगे तो आप हमारा कान खींच सकते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन है ये हिंदी का है। जैसे एक उदाहरण में लिखूं, मैं अगर एक उदाहरण लिखता हूं, कहां चला गया उदाहरण में, जैसे लिखूं राम। अब आम का सीजन आ गया, नहीं तो पहले मैं आम से ही शुरू करता था। आम खाता है, फटाफट देख लें, ये आसान चीज है, ये मैं बता चुका हूं। राम आम खाता है। अब इसे प्रश्न करेंगे करता कौन है, मतलब राम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है। जब पूछेंगे कौन, हु से क्वेश्चन करेंगे तो हु में आएगा राम, अर्थात राम जो है वो सब्जेक्ट है। इसके बाद इसमें दूसरा दूसरा व्यक्ति मतलब दूसरी संज्ञा, नाउन या फिर प्रोनाउन जो है वह इसमें ऑब्जेक्ट होगा। दूसरी संज्ञा क्या है? आम है। आम संज्ञा है ना, सर्वनाम है। आम क्या है? संज्ञा। तो पहला हु निकल गया राम, जो दूसरा बचेगा, दूसरा शब्द बचेगा वह हो गया सर्वनाम, और क्षमा करें वह हो गया ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म, और इसके बाद हो जाता है वर्ब अर्थात क्रिया। प्रश्न करेंगे कौन, क्या, क्या, दो बार क्या, तो राम आम खाता है। ठीक इसके विपरीत अंग्रेजी में लिखते हैं। अंग्रेजी का जो पैटर्न है वो है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप हिंदी के पैटर्न के अनुसार अनुवाद कर देते हैं, राम आम खाता है, हम यहाँ लिखे राम मैंगो। अक्सर देखेंगे
हम लोग जब अंग्रेजी जो नहीं जानते हैं और अंग्रेजी सीखने का शौक होता है या अंग्रेजी बोलने का, वे लोग इस तरह की बात करते हैं, राम मैंगो ईट्स, राम मैंगो ईट्स। लेकिन अगर यह वाक्य लिखेंगे तो सही होगा गलत होगा? गलत होगा। ठीक है, तो इसका विशेष आप ध्यान रखेंगे कि ये जो पैटर्न है SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में चलता है, लेकिन हिंदी में जब हम उसका अनुवाद करेंगे तो SOV हो जाता है। और इसी पैटर्न पर हमारा पूरा व्याकरण निर्धारित है। अब इसमें क्या होता है, इसको जरा मैं मिटा दूं, ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है कि हमने सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, लेकिन एक सेंटेंस में और भी तो चीजें होती हैं। मान लीजिए इसमें टाइम होगा, टाइम भी होगा और प्लेस भी होगा, होता है कि नहीं? जैसे राजा 10 बजे रेलवे स्टेशन जाएगा, राजा जाएगा 10 बजे रेलवे स्टेशन। या फिर भारत में मछलियां बहुत पाई जाती है, जैसे मैं बात लिखूं यहां, भारत में मछलियां बहुत पाई जाती हैं, या सिर्फ लिख दूं मछलियां पाई जाती हैं। ठीक है, क्या होगा इसका अनुवाद? Fish are found in India. फिशेज नहीं, जय हिंद सर। जय हिंद। आइए, फिश या फिशेज? नहीं दिख रहा है स्क्रीन सर। सर पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है सर, इतना छोटा सा दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। आप आप लोग फोन को लैंडस्केप मोड मोड पे पे ही डालिए। है, उसी में है। हम लोग का जिसको स्क्रीन नहीं दिख पा रहा है, आपने बता रहे और मेरा जो फोटो है सर मैंने लैंडस्केप किया हुआ है। ठीक है, चलिए मैं बता सर छोटा सा कॉर्नर नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा है? टीम प्लीज जूम इन जूम आउट कर लीजिए प्लीज। क्लियर है, बोर्ड क्लियर है आपकी तरफ से? हमारी ओर से क्लियर है, जिनको असुविधा हो रही है वो जरा रोटेट करके या करेक्ट, अपना जूम इन जूम आउट करिए अपने फोन का। ये कौन मैं करूं? बोर्ड इज क्लियर है। रोटेट में भी डालने से हो जाएगा, रोटेट से। अगर यहाँ दिक्कत है तो 30 मिनट पे आ जाइए, दोनों खुला हुआ है, दोनों मकान खुला हुआ है, असुविधा नहीं होगी इसमें। देखिए ये जो मैं वाक्य बता रहा था, आगे बढ़ते हैं, ये जो वाक्य मैं बता रहा था जी, अक्सर हम अनुवाद में, सुनिए बाबू, अक्सर अनुवाद में हम क्या करते हैं कि नियम ये कहता है टाइम और प्लेस, SVO के पहले प्लेस और टाइम आगे आ जाता है। अमूमन ये फॉर्मूला चलता है हमारा, पहले टाइम, फिर प्लेस, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न आप लिख लीजिए। लेकिन कहीं कहीं ये जो नियम मैं बता रहा हूँ उस नियम का अतिक्रमण होता है। अपवाद हर जगह है, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, इसी तरह वाक्य संरचना भी इसी रूप में होगी। अब जैसे देखिए यहां मैंने कहा भारत में मछलियां पाई जाती हैं, यहां हमने मछलियों को अंत में रखा है, भारत को अंत में रखा है, जबकि नियम कहता है कि प्लेस यहां आना चाहिए सब्जेक्ट के पहले। क्यों ऐसा हुआ, कोई बताएगा आप में से? अरे कोई बताइए, गुड़िया। मैंने ये बताया, मैंने जो रूल बताया इसको पहले नोट कर लीजिए। सबसे पहले टाइम आएगा, टाइम के बाद प्लेस आएगा, प्लेस के बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न है सेंटेंस फॉर्मेशन का। जब आप अनुवाद करने जाते हैं इस पैटर्न का आपको ध्यान रखना पड़ता है। पैटर्न आपने लिख लिया, EPS। डेट भी आ गया, हाँ, करेंगे इस पैटर्न। डेट आ गया तो डेट तो टाइम में ही आ गया ना, डेट तो समय है, काल। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये नोट करने के बाद अब मैंने बताया कि यहाँ आपका सब्जेक्ट के पहले आएगा, लेकिन जब मैं कहा भारत में मछलियां पाई जाती हैं, भारत में मछलियां पाई जाती है, इसमें हमने प्लेस लास्ट में ले लिया, अर्थात जो नियम मैं बता रहा हूँ उसी को गलत साबित कर रहा हूँ। क्या कारण है इसका, बता पाए आप में से कोई? सर इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाता है, क्योंकि आप इंडिया को पहले ले आइएगा तो वो तो नहीं, कोई रूल होगा ना, कोई सर ऑब्जेक्ट है।
जैसे सर एक उदाहरण एडवर्ब देता हूँ, लास्ट में लगता है इसलिए शायद। सर ये पैसिव फॉर्म में है। तो मेरी ट्रेन एडवर्ब के ऊपर वाले लास्ट में बर्थ में लगता है। एक बालक और नीचे वाले बर्थ में एक बालक, मैं बीच में था। ऊपर वाला बोला नीचे वाले से, ए हो। नीचे वाला बोला व्हाट हो। ऊपर वाला बोला खैनी इज। तो नीचे वाला बोला इज। ऊपर वाला बोला देन गिव सम। ये अंग्रेजी सही है क्या? नहीं है। इसका मतलब है कोई ना कोई पैटर्न होगा ना, इसलिए हम उसको गलत साबित कर रहे हैं। अंग्रेजी का या किसी भी भाषा का अगर पैटर्न सही नहीं है, मान लीजिए आप एक चित्र बनाते हैं। हाँ, मैं एक और उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए ये चित्र मुझे बनाना है। चित्र किसका बनाना है? एक बच्चे का या एक बच्ची का। मैं यहाँ करता हूँ, थोड़ा ऊपर हो गया है। जैसे मान लीजिए एक बच्चे या बच्ची का मुझे चित्र बनाना है। ये चेहरा जो मैं बना दिया, अब उसकी होठ यहाँ रख दूं और आंखें यहाँ रख दूं, तो ये क्या सही होगा? और नाक यहाँ रख दूं, या मान लीजिए नाक हर चीज का जो है एक प्लेस के तौर पे या ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है। इस वाक्य में अगर गौर से देखा जाए तो इसमें कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, कोई काम तो हो ही नहीं रहा है। सब्जेक्ट कर्ता, करता। अगर तोड़े, हमारे अभी दोनों समूह में अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं, वो समझ सकते हैं कि जब हम बोलेंगे करता, ठीक है। मान लीजिए मैं जब भोजपुरी में अगर इसको बोलूं तो बोलेंगे अरे बिरजेशवा क्या कर रहा था। ब्रजेश भाई है हमारे इसमें गूगल मीट में, तो उनके पिताजी उनकी मम्मी से बोलेंगे ए बिरजेशवा क्या कर रहा था। मतलब जो करता है यही कहते यहाँ आ गया, अर्थात ब्रजेश कुछ ना कुछ कर रहा है। तो ब्रजेश की मम्मी बोलेगी ब्रजेशवा पढ़ता। क्या कर रहा था? पढ़ता। अगर दिल्ली वाले मित्रों को मैं समझाऊं तो ब्रजेश क्या कर रहा है, बंगाल में बोले तो ब्रजेश की कोर्चे, अर्थात कुछ ना कुछ कर रहा है। और जो करता है वही कर्ता कहलाता है। मतलब जो आदमी कुछ काम कर रहा है वो कर्ता कहलाता है। अब यहाँ जब काम कुछ हो ही नहीं रहा है तो कर्ता का प्रश्न ही खत्म हो गया, हाँ या ना? इसलिए ऐसे वाक्यों में ये रूल फॉलो नहीं होता है। ये रूल तभी फॉलो होगा जब सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तीनों के सीरीज रहेंगे। इसमें हम कर्म मान भी लेते हैं अगर मछलियां को या भारत को, लेकिन यहाँ कोई क्रिया हो ही नहीं रही है। शाश्वत सत्य है, सूर्य पूरब में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। चंद्रमा कभी कभी पूरब में उगता है, द मून सेल्डम राइजेस इन द ईस्ट। या इन ईस्ट क्या होगा यहाँ? द ईस्ट होगा सर। ठीक है, तो इस तरह से पहला जो सूत्र मैंने आपको बताया, वो डायरी में नोट कर लें कि अगर सब्जेक्ट एंड वर्ब, कार्य, क्रिया और करने वाला तीनों अगर एक साथ हो तो वैसी स्थिति में हम टाइम एंड प्लेस, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अन्यथा सेंटेंस का पैटर्न ये होगा और उसमें प्लेस लास्ट में जाएगा। जैसे गोलकुंडा में सोने की खाने पाई जाती हैं, गोलकुंडा में सोने की खाने पाई जाती हैं, वो गोलकुंडा लास्ट में आएगा। अगर मैं कहूं पश्चिम बंगाल में धान की खेती बहुत होती है, तो देयर इज अबंडेंस ऑफ क्या? धान को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? राइस। जी सर, राइस। उसके बाद खेती होती है इन वेस्ट बंगाल। इस तरह से पैटर्न में हम लिख लेंगे। सर इससे पहले जो सूत्र बताया ना सर, एक बार रिपीट कर दीजिए ना सर, छूट गया। मैं देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और देखिए एक चीज और मैं बता दूं, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हम कर रहे हैं आपको टीच मिनट में कल मिल जाएगा। जो टीच मिनट में नहीं है आप लोग भी टीच मिनट में आके उसको सुन सकते हैं और रिकॉर्ड करके लिख सकते हैं। बेहतर होगा कि रिकॉर्डिंग पे ना जाएं। और राजेश के क्या यूट्यूब अकाउंट में ये जो अभी गूगल उस पे रिकॉर्ड हो रहा है वो यूट्यूब में जाएगा, 2 घंटे के लिए सिर्फ जाएगा, अनाउंस होगा, 2 घंटे बाद उसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो वो टाइम बता देंगे। बेहतर है 30 मिनट में आप लोग इसका लाभ उठा लीजिए। चलिए हम ये नियम फिर से बता देते हैं। नियम ये मैंने बताया, सूत्र बता देता हूं मैं। पहला सूत्र है अनुवाद करने का। मैंने बताया, देखिए
पैटर्न है अंग्रेजी में, हिंदी तो हम सबको पता है, अंग्रेजी में पैटर्न है सबसे पहले सब्जेक्ट, लिखिए इसको, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक सिंपल सा तरीका है, जैसे राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो, टेंस के बारे में फिर मैं आ गया हूं। रमेश झंडा फहराता है, रमेश होइस्ट्स द फ्लैग, हो गया ये। पर अगर उसमें प्लेस भी हो तो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, और प्लेस के साथ टाइम हो, टाइम का मतलब डेट जो भी है वो प्लेस के पहले आ जाता है। ये पैटर्न आप लिख लीजिए, TPSBO, ठीक है। ताड़क, प्रमोद, शिव, वकील और ओ, ओल्ड हो गया। ये सूत्र तो लिख लिए हैं सर, इसके पहले और भी कोई सूत्र नहीं? इसके पहले मैंने हिंदी में बताया, हिंदी का जो पैटर्न चलता है, हिंदी के पैटर्न में सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा और फिर क्रिया आएगी। हिंदी के पैटर्न में क्रिया बाद में आती है, बस इतना ही अंतर है दोनों में। और अगर आपने अंग्रेजी के हिसाब से अनुवाद किया तो आपका अनुवाद गलत होगा। जैसे अनुवाद की समीक्षा आप लोग कर रहे थे, उसमें जो गलतियां होती है मैं वही बताता हूँ, इस तरह से होनी चाहिए। अब क्या है, ये नियम आपको हर जगह फॉलो करना है, ठीक है। अब दूसरा नियम लिख लीजिए, उसके नीचे मैंने बताया कि अगर वाक्य में सब्जेक्ट समझ में ना आए, मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, तो फिर प्लेस लास्ट में चला जाता है। अगर वाक्य में कोई वर्ब सब्जेक्ट ना हो तो फिर प्लेस लास्ट में जाता है। ये साधारण सा नियम है, लेकिन अक्सर हम भूल करते हैं। पहला नियम हो गया, मिटाऊं? सर क्या बोले सर, सब्जेक्ट ना हो तो? मैंने बताया सब्जेक्ट ना हो और प्लेस हो। जैसे भारत में मछलियां पाई जाती हैं, पाकिस्तान में बंदूक पाए जाते हैं, अमेरिका में एटम बम पाए जाते हैं, इन सब चीजों में वो चीज लास्ट में आएगा। अमेरिका वाला जो स्थान है लास्ट में आएगा। क्लियर है? सर ऑब्जेक्ट लास्ट में जाएगा जी सर। प्लेस, प्लेस ऑब्जेक्ट नहीं बताना, ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज हो गया आप लोग। प्लेस जो है लास्ट में आएगा। सब्जेक्ट ना हो और प्लेस हो, सब्जेक्ट ना हो और प्लेस हो तो फिर प्लेस लास्ट में जाएगा। जैसे सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेस वेस्ट। क्या बोल रहे हैं? नहीं सुन पाए नेहा जी की स्पीच। देखिए फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूं। अगर आपको लगता है कि उसमें कोई क्रिया नहीं है, काम नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट भी समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लेस लास्ट में होता है। जैसे सूरज पूरब में उगता है, शाश्वत सत्य जहां होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, वहां प्लेस लास्ट में होता है। सूरज पूरब में उगता है, दिल्ली में अच्छे लोग होते हैं, कलकत्ता में भी अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग पृथ्वी पर नहीं होते हैं, मंगल ग्रह पे होते हैं। इस तरह का वाक्य जब हो तो उसमें लास्ट में लिखे जाएंगे प्लेस। बिटा रहा हूँ, अगले उसमें चले सर हेलो हेलो सर, बोल रहे हो ना कि मेरे मोबाइल में ना आपका फोटो और वो वीडियो बहुत छोटा आ रहा है। वैसे मैं पहले क्लास की थी तो वो बड़ा आता। शांति जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर। लिसन टू माय वॉइस प्लीज। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और उसको नोट करिए। चेहरा देखने क्या जरूरत है, वैसे भी टकला हो गया हूँ। नहीं सर, बोर्ड दिख बोर्ड जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ। ये फोन पे करो और सर का फोटो पिन कर लो, दिख जाएगा। लैंडस्केप में डालो। देखिए एक लास्ट बात बता दे रहा हूँ, अगर मेरी शक्ल नहीं आ रही है मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अभी शक्ल नहीं रहेगी दिखाने के लिए, तो उम्र हो गई है। दूसरी बात, अगर बोर्ड नहीं दिख रहा है तो भी मैं बोल तो रहा हूँ ना, जो मैं नरेट कर रहा हूँ उसको आप लोग लीजिए, समस्या हल हो जाएगी। अगर आवाज सर ठीक है सर, ठीक है, हो गया हाँ हो गया है। करने के लिए कनेक्टिविटी के लिए परेशान ना हो, रिकॉर्डिंग रहेगी 20 मिनट पे आगे देख लीजिएगा, फिर ऐसे क्या होगा ना, आपका समय वेस्ट होगा। सर इंडिया का पहले द लगेगी ना? हाँ जी, इंडिया का पहले द लगेगी ना? द कहाँ लगेगा मैं बताऊंगा, धीरे धीरे आऊंगा। ठीक है, ठीक है करके चलते हैं ना, एक बार में सारे सूत्र नहीं। पहला सूत्र आप लोगों को याद हो गया, कुछ कमी रहती तो बता दीजिए। अब हम दूसरे सूत्र पर आते हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र है वह यह है कि अब सेंटेंस फॉर्मेशन में अगर क्वेश्चन मार्क रहे तो क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क कहाँ लिखते हैं बताइए? अरे क्वेश्चन मार्क नहीं समझ पाना तो सेंटेंस के लास्ट में।
सर वो इंट्रोगेटिव का होता है, लास्ट में लगता है ना, वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब एक साधारण सा और तरीका मैं बता देता हूँ। ये पहला सूत्र मैंने बताया, दूसरे सूत्र पे आते हैं। आप लोग इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब पढ़ चुके हैं कि नहीं? नहीं सर। एडवर्ब नहीं पढ़े, ठीक है। टेंस पढ़ा है आप लोगों ने? जी सर। जी सर। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक टेंस पे एक हल्का सा शॉर्टकट में आपको बताता हूँ कि टेंस का प्रयोग हम इंग्लिश ग्रामर में कैसे करेंगे। देखिए, जो हम पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में पेपर 1 में जो हम पढ़ते हैं, उसी का एप्लीकेशन पेपर 2 में हम लोग करते हैं। अगर पेपर 1 में आपको बताया गया है टेंस ऐसे होगा, तो उसका एप्लीकेशन अनुवाद में होता है। अब जल्दी जल्दी मैं आपको टेंस बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बताया। अब जैसे मैं बताया राम खाता है, राम खाता है, जो वाक्य मैंने बताया राम खाता है, कुछ भी खाता होगा, आम जो भी, राम खाता है, ठीक है। अगर ये खाता क्या हो गया, वर्ब है ना, जी सर। अगर वर्ब में क्या है, ता का प्रयोग हुआ है। वर्ब में अगर ता तो की है, एकांशी बोलिए, ठीक है। अगर वर्ब में ता ते ती है, तो ये ध्यान रखेंगे कि वाक्य में इज, एम और आर का प्रयोग नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्या होगा, फिर वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यस का प्रयोग करते हैं, यस या ईएस का प्रयोग कहां करते हैं, सिंगल पर्सन होगा। एस का मतलब सिंगल हो गया ना, सिंगल में एक नेम के साथ एक ही बात है। आई और वी में आई और यू बात नहीं करते, आई और यू के अलावा बाकी सब में एस या ईएस का प्रयोग होगा। ये सूत्र आप जान लीजिए। अक्सर हम लोग करते क्या, जब हम रूल तो हमने रख लिया, लेकिन जब हमें तीर चलाने की बारी आती है तो हम भूल जाते हैं, कर्ण के जैसे, ठीक है। उनके गुरु ने सबको सिखा दिया ऐसे ऐसे करना है, लेकिन जब उनको मारना था तो सूत्र भूल गए। क्यों? क्योंकि उसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया कभी। तो राम खाता है, मैंने आपको बताया राम सिंगल है, तो राम के लिए राम लिखेंगे, और खाना के लिए मैंने बताया इजमार का प्रयोग नहीं होगा, तो राम इजमार नहीं होगा, ईद होगा, और ये से यस प्रयोग करेंगे। खत्म हो गई कहानी है। अगर हाँ बोलिए सर, मुझे ये कंफ्यूजन है ना सर कि एस और ईएस किसमें लगता है, एस किसमें लगाएंगे और ईएस किसमें लगाएंगे? ये तो बहुत आसान है। एस या ईएस किसमें लगता है, जैसे ओ से खत्म होता है वहां ईएस लगेगा, वॉवेल से जो खत्म होता है उसमें ईएस लगता है, और कॉन्सोनेंट से जो खत्म होता है उसमें एस लगता है। जी सर, धन्यवाद। ठीक है, वॉवेल समझती है ना, ए ई आई ओ यू, ये 5 जो अक्षर हैं वो वॉवेल कहे जाते हैं। इनसे खत्म होने वाले के साथ ईएस लगाते हैं, और जो कॉन्सोनेंट है टी बी डी, उनके साथ यस का प्रयोग करते हैं। बहुत आसान है। अब देखिए, ये पैटर्न बदलता है जब इसका पास्ट हम करते हैं। राम खाता है, इसका पास्ट क्या होगा, क्या होगा हिंदी में पास्ट क्या होगा इसका, राम खाता था, राम ने खाया, राम खाया, इसका क्या होगा, राम एट, राम है जीतन, राम है जीते। हाँ, अब पकड़ा गया आपका। अब यहाँ आकर के हम लोग मार देते हैं अपने आप, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। अभी जैसे आपने कहा राम है जीते, एक मिनट रुकिए, कलमोज इज मिसिंग, राम एट। ध्यान दें आप लोग, इसी वाक्य में कंफ्यूजन रहती है। राम ने खाया, अगर इसके बाद है लगा होता है तो फिर यहाँ है तो है होगा। हाँ, है रहता तब ठीक है। तो है। मनोज बाबू, एम आई क्लियर? अगर यहाँ राम ने खाया तो इसमें रूल के अनुसार
हैज हैड का प्रयोग नहीं होता है, इज एंड आर का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप नियम देखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन अगर खाया के साथ है जुड़ गया, ये बहुत ध्यान रखें। और हम लोग अक्सर गलती करते हैं जब आप रेलवे की परीक्षा देने जाएंगे, सुन लीजिए आप लोग, ठीक है, जब आप रेलवे की परीक्षा देने जा रहे हैं, पेपर को बहुत लोग इसमें देने जा रहे हैं, रेलवे का, कोर्ट का, उनसे इस तरह की गलती हो जाती है और फिर घर आते हैं तो बोलते हैं मैंने किया और मुझे 40 नहीं मिला। राम ने खाया, खाया मतलब या के बाद अगर है लिखा हुआ है तो इसका मतलब है, उसका अर्थ होगा चुका है। चुका है मतलब खा चुका है, अभी अभी खाया, परसों खाया, वो अलग बात है। राम ने खाया, ये डिनोट करता है कि राम अभी भी खा के गया होगा, लेकिन राम ने खाया है, कल भी खाया हो सकता है, परसों भी खाया हो सकता है। तो इस वाक्य का जब खाया के साथ है या चुका है तो है का प्रयोग होगा, लेकिन सिर्फ खाया है तो एक लिखा जाएगा। ये नोट कर लें, ये अक्सर हम सभी पढ़े लिखे लोग भूल करते हैं, कई बार मुझसे भी हो जाती है। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। हाँ ना, बोलिए। जी सर। जी सर। जी सर। ये जो प्रयोग में बार बार, हाँ बोलिए। सर बोल रही थी न्यूज़ से मतलब ट्रांसलेशन सिखा रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ नया पुराना नहीं है, जो आप भूल गई हो वो मैं याद दिला रहा हूँ आपको। अभी रास्ते पे मैं आ जाऊंगा फिर से, अगर आपको। सर अच्छा है आप लोग नहीं किए हैं सर। हाँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बार बार बीच में 2-2 महीने पे रिपीट करता हूँ मैं, क्योंकि आपकी याददाश्त में बनी रही है सब बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। हाँ बोलिए। सर जो है का यूज होता है वो तो प्रेजेंट में होता है। हाँ, ये सब हमको पता है। देखिए ये सब हमको पता है कि है का प्रयोग। वही क्लियर करना था, हम जब से सोच रहे थे कि जो खाया है हाँ, पास्ट का बोल रहे थे, लेकिन है तो प्रेजेंट का। बिल्कुल खाया है। सारे नियम एकांत हम लोगों को पता है, लेकिन जब हमें तीर मारना होता है ना तो हम कर्ण की तरह से भूल जाते हैं परीक्षा में। और राम ने खाया लिखा है तो राम है जीते लिख करके आ जाते हैं, फिर बोलते हैं जय राम जी। इसलिए बार बार सबको, खुद मुझे भी याद करना पड़ता है, ये पैटर्न चलना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें ज्यादा कंफ्यूजन पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, इसलिए ये जान लेना जरूरी है। इसके बाद बाकी सब सेंटेंस आसान है, जैसे राम खा रहा है, राम खा रहा है, क्या होगा? राम इज ईटिंग। इज एंड आर का प्रयोग होगा, ये आपको सब पता है। हाँ, अगर खा रहा था है तो राम वाज ईटिंग। राम वाज। उसके बाद राम खाएगा, खाएगा अगर आ जाएगा। राम विल ईट। विल या शैल का प्रयोग होता है आई के साथ, सिर्फ शैल का, और बाकी के साथ विल का प्रयोग। ठीक है, यह वाक्य आपको पता है, इसलिए अब मैं इसको जो बेसिक है वो याद दिलाने के बाद यहाँ छोड़ता हूँ, दूसरे अध्याय में चलता हूँ। कोई शक हो तो बता दें। सर एक मिनट सर। हाँ, सर राम ने खाया वो वाला जो वाक्य बताए हैं, हाँ सर उसमें अभी आप बताए कि राम हैज ईटेन, राम हैज ईटेन ही तो सही होगा ना सर? राम ने खाया है, देखिए राम ने खाया पहला है, क्या होगा इसका? राम एट। राम एट। राम एट, लेकिन अगर इसके साथ राम ने खाया है होगा, खाया के बाद है ना क्या, तो ये जो है राम हैज ईटेन। एक मिनट में कॉल ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। सर राम ने खाया था का क्या होगा? हाँ, राम ने खाया था। खाया था, जहाँ था आ जाता है। अब राम ने खाया था अगर आ जाए, राम हैड ईटेन। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। चलिए अब आगे बढ़िए। दूसरी बात आपको बताने जा रहा हूँ, इसके साथ में
टेंस के कुछ और खास सूत्र, टेंस तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बचपन से लेकर अभी तक। यस सर। ठीक है, चलिए टेंस के कुछ खास बातें और मैं आता हूं। देखिए सबसे पहले अगर मैं कहूं आई हैव टेकन टी, क्या होगा? आई हैव टेकन टी मतलब मैं चाय लेता हूं। वेरी गुड, मैंने चाय पी। आई हैव टेकन, मैंने चाय पी ली है। मैं चाय पी चुका हूँ। मैं चाय पी चुका हूँ। चलिए देखिए ये खाने के क्रम में क्या होता है, जैसे जैसे देखिए टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन, टेक टी, ठीक है, और टेक फूड। मैंने ये जहां टेक या टेकन टी है, यहाँ चाय हम लोग लेते हैं या पीते हैं? लेते हैं सर। चाय के साथ पीना का प्रयोग करेंगे, लेकिन अंग्रेजी में अगर करेंगे तो टेकन हो जाएगा। टेक फूड, टेक फूड का क्या होगा? खाना खाना, खाना खाया, भोजन खाया होता है क्या? भोजन खाया होता है? एक बात, भोजन किया। भोजन और खाना दोनों एक ही का पर्याय है, इसलिए भोजन किया होगा या खाना खाया होगा। इसी तरह टेक मेडिसिन, दवा ली है, दवा लिया गया, लिया। दवा लिया नहीं, दवा खाई। दवा लिया मतलब दुकान से दवा लेके आए। खाया। चूंकि देखिए हमारे भारत में हम लोग आधे ज्यादा अंग्रेज हो गए, आज भी हस्ताक्षर अंग्रेजी में ही करते हैं, हिंदी में नहीं करते हैं। और अगर किसी से झगड़ा हो तो हम टूटी फूटी अंग्रेजी में ही गाली देते हैं, पढ़े लिखे हैं इसलिए। ठीक है, तो वो माइंड सेट ऐसा हो गया है कि हिंदी की छाया पर अंग्रेजी की छाया आ जाती है। नियम क्या कहता है, दवा दुकान से ली तो टेकन मेडिसिन फ्रॉम द शॉप, लेकिन दुकान खा, दवा खा ली दुकान में, दवा खा ली उसके लिए टेकन मेडिसिन का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अब जैसे मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बता रहा था, उसी तरह से पुरुष समझते हैं। कितने लोग पुरुष समझते हैं? पुरुष का मतलब क्या होता है? ठंड का मौसम सर। ठंड का मौसम, ठंड का बहुत अच्छा। हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, इसमें पुरुष मैन होता है ना, प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, पर्सन कितने तरह का होता है? 3 3 चलिए सुनिए, अब आप लोग सुनिए। फर्स्ट पर्सन हिंदी में प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन इंग्लिश में मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन में अन्य पुरुष। डाउट है इसमें? और जितनी महिलाएं जो हैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करूंगा, हिंदी व्याकरण में महिला नहीं लिखा है, इसमें झगड़ा ना करें। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये सीक्वेंस कैसे हम बिठाएंगे? मान लीजिए अंग्रेजी में कोई वाक्य आ गया कि राम आई एंड यू, राम आई और यू, इसका सीक्वेंस हम अनुवाद में कैसे डालेंगे? कोई बताएगा? आई यू एंड राम। सर सेकंड पर्सन, आई यू फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अजय जी नहीं, राम यू राम आई पर्सन, यू होगा द्वितीय पर्सन। डिपेंड करता है, पहले सेकंड पर्सन होगा, फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। साइलेंट, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए अंग्रेजी में, और तुम, हाँ मैं बता रहा हूँ फिर आपको हाँ आप लोग माइक बंद कर दीजिए, नहीं तो मुझे सबको बंद करना होगा, अच्छा नहीं लगता है। चलिए आप लोग बंद कर दिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं आप लोग। देखिए अंग्रेजी में पुरुष का स्थान निश्चित होता है। जो पैटर्न है, जैसे मैंने आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का पैटर्न बताया, उसी तरह से पुरुष का स्थान निश्चित होता है। सबसे पहले वाक्य में आप लिखेंगे सेकंड पर्सन। सबसे पहले क्या आएगा? सेकंड पर्सन।
उसके बाद आएगा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके बाद आएगा फर्स्ट पर्सन। ये पैटर्न भी आप याद रख लीजिए या लिख लीजिए। कोई भी सेंटेंस जब आपको फॉर्मेशन के लिए आता है तो सबसे पहले, हाँ दीपा नहीं सुन पाया सर ये हिंदी में 2 3 1। वैसे वो सुनिए, एक और बात बता देता हूं मैं, ठीक है। 2 3 1 आप याद कर ले रही, बहुत अच्छा है। मुझे आज तक याद नहीं हुआ 2 3 1। 2 3 1 पैटर्न मैं भूल जाता हूँ, फिर वही जहां तीर मारना है भूल जाता हूँ। आप ये दिमाग में रखिए कि सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। आपका पैटर्न दीपा जी बहुत अच्छा है, लेकिन शायद मैं भूल जाता हूँ, इससे मैं पूरा याद करता हूँ। सर ये हिंदी में कि इंग्लिश में? जी हिंदी में कि इंग्लिश में? इंग्लिश में। मैं भी इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, हिंदी की बताऊंगा तो फिर बता दूंगा। इंग्लिश का जो पैटर्न सेट है, अब जैसे मैंने लिखा राम, आई एंड यू। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है तो आई यहां जाएगा। सेकंड पर्सन क्या है? यू। यू जो है यहां आएगा, और राम थर्ड पर्सन है तो यहां आएगा। ठीक है। जब भी आप अनुवाद करें, चूंकि आज अनुवाद के बारे में मैं बता रहा हूं, तो ये पैटर्न आप लिख लीजिए। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा कोई क्रम नहीं है, मैं तुम और राम, मैं राम और तुम, इसी तरह से लिख लीजिए, कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए बोलते हिंदी बड़ी आसान है, सीख सकते हैं। ठीक है। नहीं सर, अंग्रेजी में भी है, दीपक सर पढ़ाए थे। क्या? बोले इंग्लिश में भी सीक्वेंस होता है सर, पढ़ाए थे हम लोगों को। हाँ, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया इंग्लिश का सीक्वेंस है, हिंदी में नहीं होता है कोई सीक्वेंस। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। अब एक और पते की बात बताता हूँ जी। फिर से रिपीट कर दीजिए सर। रिकी जी, मैंने कहा इंग्लिश का पैटर्न है। इंग्लिश के पैटर्न में क्या होता है? सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद कौन सा आता है? थर्ड पर्सन, और फिर अंत में फर्स्ट पर्सन आता है। ठीक है। उसके बाद एक और चीज है, हिंदी में इसका कोई क्रम निर्धारित नहीं है। अब उसके बाद प्लेस, ये तो हो गया पर्सन। पर्सन के बाद आइए प्लेस का पोजीशन क्या होगा। देखिए ये चीजें अगर हम नहीं जानेंगे तो हमारा अनुवाद, हम बहुत अच्छा अनुवाद करेंगे लेकिन गलती होती जाएगी। अब प्लेस का पोजीशन क्या होगा? अंग्रेजी के अनुवाद में सबसे पहले बड़ा स्थान, उसके बाद फिर छोटा स्थान, उसके बाद छोटा स्थान। ऐसे ही होता है क्या? ऐसा नहीं सर, पहले छोटा स्थान होता है फिर बड़ा स्थान होता है। उल्टा लिखे, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा। इन वेस्ट बंगाल हम लोग बोलते हैं ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। देखिए, मैं अगर कहूं कि मैं दिल्ली के करोल बाग में रहता हूं, दिल्ली के करोल बाग में रहता हूं, करोल बाग से कोई मित्र है हमारे यहाँ, करोल बाग में रहता हूं। हिंदी का पैटर्न क्या है? सबसे पहले बड़ा, ये हिंदी का पैटर्न है, सबसे पहले बड़ा फिर छोटा। लेकिन अगर यही अंग्रेजी का होगा तो यहाँ लिखेंगे आई लिव एट करोल बाग इन दिल्ली, दिल्ली, इन दिल्ली। उसके बाद इन इंडिया जो भी है। अर्थात इंग्लिश में प्लेस शुरू होगा छोटे से बड़ा, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। लेकिन हिंदी में ठीक इसका विपरीत होता है। ये पैटर्न आप लोग लिख लीजिए। क्लियर है? हाँ या ना? आगे बढ़े? क्लियर जी सर। ठीक है। उसके बाद चूंकि ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत गूढ़ बातें हैं, ये याद न रहे तो दिक्कत होती है। तो मैंने आपको आज पर्सन, प्लेस और थिंग तीनों चीज बता दिया। अब इसके बाद हम आते हैं जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, से का। से क्या है? हिंदी व्याकरण में से क्या होता है? दो चीजों से जुड़े, अपादान कारक, कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, अपादान कारक, अपादान कारक। अपादान और संबंधान दोनों शायद होते हैं ना? जी सर। करण से होता है ना शायद, करण से।
ठीक है, जब हम कारक पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, लेकिन से का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए खिड़की से मत झांको, खिड़की के साथ से लगा होगा, खिड़की से मत झांको। उसके बाद घर से बाजार, घर से बाजार। उसके बाद आता है बस से। 3 तरह का वाक्य हुआ यहाँ, ठीक है। 3 पैटर्न आप देख रहे हैं। इसमें 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। जहां माध्यम का प्रयोग होगा, जैसे खिड़की से यहाँ माध्यम होता है, माध्यम का मतलब मीडियम होता है, यहाँ थ्रू का प्रयोग होगा। थ्रो नहीं, थ्रू मतलब फेंकना हो जाता है, थ्रू, THROUG, थ्रू, हाँ थ्रू। इसके बाद अगर अगर यहाँ अलग हो रहे हैं, सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, तो यहाँ फ्रॉम का प्रयोग होगा। लिख लीजिए आप लोग, ये सूत्र लिखिएगा। अगर मीडियम होगा तो थ्रू, अगर सेपरेशन होगा तो फ्रॉम, और उसके बाद अगर ट्रांसपोर्ट है, बस क्या है? ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट में बाई का प्रयोग होता है कहीं कहीं, ठीक है। और अगर ये इंस्ट्रूमेंट हो, विथ इंस्ट्रूमेंट हो, तो वहां विथ का प्रयोग होता है। नहीं दिख रहा है, मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए, लिख लीजिए। अगर माध्यम का प्रयोग होगा, मीडियम का, तो मीडियम का जहां प्रयोग होता है वहां प्रयोग करते हैं थ्रू, THROUGH। जहां सेपरेशन का प्रयोग होता है, सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, वहां फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और जहां इंस्ट्रूमेंट होता है वहां विथ का प्रयोग करते हैं। और ट्रांसपोर्ट के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। बाई एरोप्लेन, बाई ट्रेन, बाई फटफटिया, ठीक है। और चक्कू से मारा, विथ। इंस्ट्रूमेंट है, सिलाई मशीन से, दूरबीन से, विथ होगा, फ्रॉम नहीं होगा वहां। और घर से बाजार, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, बाजार से घर, ऑफिस से घर, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े। उसके बाद आता है ये जो मैं सूत्र बता रहा हूं, ये सारे सूत्र आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए आप लोग लिखते चलिए, और लिखते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जो सूत्र कहीं नहीं मिलेगा वो भूल जाएंगे तो फिर याद नहीं हो पाएगा। देखिए मैं खुद ही हाथ में डायरी रखता हूं, उसमें लिखता चलता हूं। अब इसमें हम आते हैं, एक सबसे बड़ी बात है, जैसे मान लीजिए दर्द होना। दर्द क्या है? दर्द, प्रेम, करुणा, ये सब क्या चीजें हैं? सर अनुभूति, भाववाचक संज्ञा, अर्थात इनको कहां से महसूस करेंगे? इंद्रियों से महसूस करते हैं, ठीक है। इंद्रियों से जो चीज हम महसूस कर सकते हैं उनका अनुवाद हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। लिख लीजिए, इंद्रियों से महसूस करने वाली चीजों का हम अनुवाद, जिसे इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। लिख लीजिए, ये लाइन लिख लीजिए, इंद्रियों से जिस चीज को महसूस कर सकते हैं उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। उदाहरण मैं देता हूं आपको, लिख लिए, मिटाऊं? जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा। अब मैं इसका उदाहरण आपको देता हूँ। क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में लेंगे। किसी का माइक ऑन है, घर में वो बच्चे से बात कर रहे हैं, तो बच्चा भी दुखी हो रहा होगा कि हमसे बतिया रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे शोर सुनाई दे रहा है, सर आपको ही म्यूट कर दिया गया सर। आपका माइक बंद हो सर गया आपको म्यूट कर दिया गया है सर। सर गूगल मीट पे आपका माइक बंद हो गया है। यहाँ भी म्यूट हो गया। तो सॉरी, हाँ गूगल मीट में माइक बंद हो गया था, मैंने ऑन कर दिया, क्षमा चाहूंगा।
चलिए मैं फिर से बताता हूं। मैंने बताया कि जो चीज हम इंद्रियों से, इंद्रियां 5 है, क्या क्या है? श्रवण इंद्री, कान, सूंघने वाली, नाक, देखने वाली आंख, टेस्ट जीभ से, त्वचा से, स्पर्श से जो महसूस करते हैं। तो जो इंद्रियों से जो महसूस कर सकते हैं, ऐसे वाक्य का अनुवाद या ऐसी क्रिया का अनुवाद, ऐसे शब्दों का अनुवाद हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक उदाहरण दिया, मुझे शोर सुनाई दे रहा है। शोर कहां से सुनाई देता है? कानों से। कान से सुनाई देना मतलब इंद्रियों से सुनाई दे रहा है। और जो चीज इंद्रियों, अब आएगी, जो चीज इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं उनका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हालांकि सुनाई दे रहा है, जब रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा है, लेकिन इसका अनुवाद जब करेंगे तो मुझे के लिए यहाँ आई लिखेंगे, ठीक है? आई लिखेंगे, माई नहीं लिखेंगे। सुनाई देना का हियर, शोर का क्या लिखेंगे? नॉइज। आई हियर नॉइज। इस तरह के वाक्यों का ऐसे अनुवाद करेंगे, जैसे मुझे मीठा लग रहा है, इट टेस्ट्स क्या स्वीट, या कड़वा लग रहा है, इट टेस्ट्स क्या सॉर, या जो भी बिटर। तो ऐसी जब वाक्य बनाए उनका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए फूल, क्या लगा सकते हैं बताइए? सर अगर बोलेंगे मुझे कड़वा लग रहा है तो उसका क्या करेंगे? आई फील। एक मिनट रुक जाइए, गूगल मीट वाले रुक जाइए। आप वो मुंह वाला हटा के बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा, ये आवाज सुनाई नहीं दे रही है। क्या बोलिए फिर से। तो बोल रही है कि मतलब लिसन नहीं लिख सकते वहां पे, हियर की जगह। जी नहीं, लिसन नहीं लिखेंगे, हियर। सुनाई देना क्या होता है? हियर होता है, ठीक है? अब मीट में क्या पूछ रहे थे आप बताइए? गूगल मीट में कोई पूछ रहा था, बताइए। सर मुझे कड़वा लग रहा है तो आई फील बिटर आएगा। आई फील मुझे कड़वा लग रहा है, क्या फिर वहाँ कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होगा, टेस्ट होगा ना, टेस्ट। करेला कड़वा लग रहा है, मुझे करेला कड़वा लग रहा है, करेला टेस्ट बिटर। अच्छा, मुझे का मतलब सर, मुझे का मतलब आई जो, हाँ मुझे की जगह आई। नहीं मतलब मुझे करेला कड़वा लगा तो आई फील बिटर, मतलब करेला कैसे उसको सेट करेंगे सर? पूजा जी मैं जो बता रहा था कि यहाँ मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे मतलब यहाँ आई, ये पैटर्न है, इससे हट के करेंगे तो गलत हो जाएगा। इट स्मेल्स मी बैड, ये लिख सकते हैं। इट स्मेल्स मी नॉइज, इट हियर्स मी नॉइज, इस तरह से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए ये जो पैटर्न है ये फिक्स है, आप इसको रट लीजिएगा। बोलिए रिंकी जी क्या कह रही थी? मुझे मीठा लग रहा है, हाँ ठीक है, तो टेस्ट स्वीट है, तो हाँ बस मुझे खा जाएंगे, मुझे वहां छोड़ देंगे। क्लियर है? हाँ मुझे छोड़ देंगे। अब हम ये वाक्य खत्म, अब आगे बढ़े। हाँ बोलिए अजय जी। वो दौड़ रहा है, वो कैसे लिखाएगा? वो दौड़ रहा है, ये आप इंद्रियों से महसूस कर रहे हैं क्या? वो दौड़ रहा है, मैंने क्या आपको बताया, जो चीज इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। वो दौड़ रहा है, ये तो कंटिन्यूअस है, वो दौड़ रहा है तो होगा, काम्स होगा। ऐसे वाक्य तो कंटिन्यूअस में ही रनिंग होगा, कंफ्यूज न हो। हेलो सर। भाववाचक संज्ञा दौड़ना भाववाचक नहीं है। हेलो सर, अगर वह टेस्ट करवा टेस्ट कर रहा था। सुन लीजिए फिर से एक बात, कंफ्यूजन यहाँ हो गई। मैंने आपको ये बताया कि ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया जो है उसे हम इंद्रियों से महसूस कर सकें। मुझे दिख रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, भले ही ये कंटिन्यूअस में है लेकिन उसका अनुवाद इंडेफिनिट में होता है। और जो आप कह रहे हैं वह दौड़ रहा है, आप कह रहे हैं कि वह जो दौड़ रहा है तो ये तो कंटिन्यूअस स्पष्ट रूप से है, इसमें इंद्रियों का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ है।
उसे नहीं दिख रहा है। हाँ क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। इधर से क्या बोल रहे थे आप लोग? सर मेरा सिर दर्द कर रहा है। फिर से बोलिए, एक मिनट फिर से बोलिए। मेरा सिर दर्द कर रहा है। कई लोग बोल रहे हैं, सुन नहीं पा रहा हूँ। लास्ट में क्वेश्चन आंसर लेंगे, आप लोग SMS कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब देखिए एक चीज और है हिंदी के वाक्यों में, जैसे राम ने फल खाया, मोहन ने किताब पढ़ी। ये जो ने होता है हिंदी में, इसका अनुवाद अंग्रेजी में कैसे करते हैं? इंग्लिश में इसका अनुवाद कैसे करते हैं बताइए? ये जो ने शब्द है, ने शब्द का हिंदी में अनुवाद नहीं, इंग्लिश में अनुवाद नहीं होता है। राम हैज ईटन द फ्रूट। ठीक है, हाँ राम हैज ईटन द फ्रूट। राम ने फल खाया। राम हैज ईटन द फ्रूट। हाँ तो राम एट द फ्रूट। हैज ईटन द फ्रूट। एक चीज और जान, जैसे मैं यहाँ बोला राम ने फल खाया, अब इस सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे इसमें? राम ने फल खाया, मान लीजिए आपको लगता है सब्जेक्ट ढूंढना, ठीक है, तो ने के जो पहले संज्ञा या सर्वनाम आए, संज्ञा या सर्वनाम आए, यह आपका सब्जेक्ट होगा, कर्ता। लिख लीजिए ये, क्योंकि बड़े वाक्यों के अनुवाद में ये भूल होती है हम लोगों से। ठीक है, क्लियर है? यस सर। देखिए किसी भी वाक्य में जहां आपको ने शब्द दिखे, ने शब्द के पहले जो भी संज्ञा या सर्वनाम हो वह कर्ता है, सब्जेक्ट। क्लियर है? जी सर। ठीक है जी सर। इसके बाद जैसे मैंने तुमको देखा, एक वाक्य है, देखिए मैंने तुमको देखा। मैंने तुमको देखा, ये जो को है, ठीक है, मैं जो बताना चाह रहा हूं वो देखिए ना। मैंने आपको सब्जेक्ट की पहचान बताई, अब धर्म बनता है ऑब्जेक्ट भी बताएं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? को के बाद, को के पहले जो शब्द आता है, को के पहले जो शब्द आएगा वो ऑब्जेक्ट होता है। लिख लीजिए, को के पहले, उसने राम को देखा, सीता को देखा, ठीक है, मतलब ये को के पहले जो संज्ञा, संज्ञा का मतलब होता है नाउन, और सर्वनाम का मतलब होता है प्रोनाउन। को के पहले जो नाउन या प्रोनाउन है वह ऑब्जेक्ट होता है। ये लिख लीजिए आप लोग। बड़े बड़े वाक्यों का जब आप अनुवाद करने जाएंगे तो वहां ये बहुत काम रहेगा। हो गया सर? क्या बोले को के पहले, थोड़ा बोल दीजिए। मैंने आपको बोला, सबसे पहले मैंने बोला कि वाक्य में जैसे मैं है, मैंने, ये मैंने हटा देते हैं, राम ने, एक वाक्य मैंने दिया, राम ने तुमको देखा। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होगी? ने के पहले जो शब्द आएगा, ये ने के पहले जो शब्द आता है वह सब्जेक्ट होगा, और को के पहले जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला है सकर्मक और अकर्मक क्रिया। नहीं पढ़ा है ना आप लोगों को? चलिए क्रिया वाला पार्ट फिर अगली क्लास में हम करेंगे। कुछ और सूत्र बता देते हैं, ये जो गोल्डन रूल्स मैं बता रहा हूं। अच्छा, उसके बाद कई बार क्या होता है, कई ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें से लिखा होता है, जैसे राजा वो, एक गाना है किसी फिल्म का, रानी से प्यार हो गया, इसका अनुवाद क्या होगा? क्या होगा इसका? किंग फॉल इन लव विद क्वीन। राजा फॉल इन लव विद क्वीन। इस से के लिए आपने वृक्ष लगाया, ये कहना चाह रहे हैं? जी बोलिए। हाँ जी, हाँ यही होगा। ठीक है पारस जी और बाकी लोग ध्यान दें, जहां इस तरह के वाक्य होते हैं, राजा को रानी से प्यार हो गया,
या राजा को रानी से प्यार है, ऐसे वाक्यों में से का अनुवाद नहीं होता है। यहाँ क्या होगा, ये जो राजा को रानी से प्यार है, ये देखने में सिंपल सेंटेंस लगता है, लेकिन इसका हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अनुवाद करते हैं और किंग या फिर राजा लव्स, राजा लव्स रानी। ठीक है, क्लियर है? सर एक बात पूछे। हाँ सर ऐसे कौन से वाक्य होते हैं जहाँ पे से का अनुवाद नहीं होता? मैं ये बता रहा हूँ, राजा को रानी से प्यार है, ठीक है, राजा, और एक राजा से लेता हूं, राजा रानी से मिला, राजा रानी से मिला, इस तरह के वाक्य में से का प्रयोग नहीं होता है। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, राजा रानी से मिला, राजा रानी से मिला, इसका अनुवाद जब हम करना चाहेंगे इस से का अनुवाद नहीं, मीन राजा मेट विच लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ लिखते हैं राजा मेट रानी। राजा मेट रानी इसीलिए एक फिल्म है, उसका नाम है जब वी में, ठीक है, क्लियर है? वो राधा से मिला। इसके बाद राजा घोड़े से डरता है, अगला वाक्य लेते हैं। इस तरह से का जो होगा, से मतलब क्या है, यहाँ साधन के रूप में अगर नहीं है, ठीक है, साधन के रूप में होता है तब हम से का प्रयोग करते हैं, अगर साधन के रूप में नहीं है तो से का हिंदी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। जैसे हम लिख दें राजा घोड़े से डरता है, और अक्सर ऐसी भूल करते हैं, राजा घोड़े से डरता है, क्या होगा इसका अनुवाद, क्या होगा बताइए? किंग fears horse। राजा fears horse। स्केयर्स में लिख सकते हैं ना? स्केयर्स तो दूसरे को डरा देना होता है, स्केयर्ड भी लिख सकते हैं, तो वेट नहीं लगेगा, ठीक है। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड साथ ऑफ का प्रयोग होता है, अफ्रेड ऑफ हॉर्स करते हैं तो ठीक है, राजा फियर्स हॉर्स लिखेंगे तब भी चलेगा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ एक मिनट, राजा स्केयर ऑफ होगा ना, स्केयर। एक मिनट देखिए, राजा घोड़े से डरता है, मैंने आपको बताया बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जहां साधन के रूप में से का प्रयोग नहीं होता है, घोड़े से डरता है ये साधन नहीं है, तो ऐसे वाक्यों में से का अनुवाद अंग्रेजी में आते हैं तो नहीं होता है। तो राजा फियर्स हॉर्स, राम पत्नी से प्रेम करता है, राम लव्स हिज वाइफ। रमेश घोड़े से चलता है, अब घोड़े से चलता है, अब जैसे मान लीजिए घोड़े से डरता है, लेकिन यहां मैं कर दूं राजा घोड़े से चलता है, चलता है, इसमें क्या होगा, यहाँ चूंकि साधन के रूप में है इसलिए साधन का ठीक है, लेकिन ऐसे वाक्य जहां साधन नहीं है, राजा घोड़े से डरता है, मैं शेर से डरता हूँ, हाँ पति पत्नी से डरता है, वहां ईट का प्रयोग नहीं होगा, इससे का प्रयोग अंग्रेजी में नहीं होगा, ठीक है। लगता है इसका अनुवाद होगा रमेश वॉक बाय रोड। एक मिनट, हाँ इधर कौन बोल रहा था? रमेश घोड़े से चलता है, तो रमेश वॉक बाय हॉर्स। हाँ वो साधन है, मैंने आपको क्या बताया, जहाँ साधन की बात नहीं आती है, साधन एक घोड़े से डरता है, डरने में कोई साधन का रूप नहीं है, ऐसे वाक्यों में आप से का अनुवाद नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। सर चलना, चलने के बारे में बोल रहे हैं। चलना तो मैं बताया जहाँ साधन है, तो ये तो पहले ही मैं बता चुका, जहाँ साधन है वहाँ बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, वह दिल से पढ़ता है, दिल से परिचित। इधर से कोई पूछ रहा था, 30 मिनट में कोई पूछ रहा था, हाँ बोलिए। सर आपको पता है मैंने ये अभी जो समझा समझ आ गया, हाँ हम लोग इस तरह के वाक्यों को पहचानेंगे कैसे? पहचान तो साधन नहीं है, राम घोड़े से डरता है, साधन है क्या? आप साधन का ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ कहा वो घोड़े से चलता है, यहाँ साधन है, मोड ऑफ कन्वेंस ट्रांसपोर्टेशन है, इसलिए यहाँ बाई का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ ना साधन है ना कुछ, निरर्थक हो जाता है, तो उसमें आप से का अनुवाद नहीं करेंगे,
ही लव्स हर्टफुली। ठीक है संदीप जी, चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। अगला एक और मैं इस तरह का अनुवाद बताता हूँ। ये जो सूत्र मैं बता रहा हूँ, ये सूत्र आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो बाद में बड़ी कंफ्यूजन होगी और फिर अनुवाद आपका गलत होने लगेगा। जैसे एक और है, राम का भाई। पॉसेशन समझते हैं ना? पॉसेशन क्या होता है? अधिकार हो। पॉसेस मतलब अधिकार में होना। इसीलिए अंग्रेजी में एक वाक्य है, पॉसेस, एक मूवी बनी थी, पॉसेस, पॉसेस। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप किसी और के अधिकार में हैं, और पॉसेस अगर कोई कह दिया इसका मतलब आपके ऊपर भूत का साया है, भूत चढ़ गया है। बोलते हैं ना, जब इसको भूत पकड़ लिया है तो इसको बोलते हैं ही इज पॉसेस्ड। ठीक है, तो ये जो पॉसेस का मतलब होता है अधिकार, और आपके अधिकार में जो होता है या फिर आपसे जो संबंध होता है, पॉसेशन एंड रिलेशन। और रिलेशन, इसके ऊपर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये करने के बाद फिर मैं इसका रिपीट टेलीकास्ट अब फिर कभी नहीं करूंगा, और अगर ये भूल करेंगे आप लोग तो बहुत बड़ी भूल होती जाएगी। इसमें देखिए, अधिकार और पॉसेस में संबंध का प्रयोग होता है, और इसमें कैसे हम इसका अनुवाद करेंगे। जैसे मान लीजिए राम की घड़ी, राम की घड़ी, और राम का भाई क्या होगा? राम का भाई। और कोई बताएगा? राम्स ब्रदर। वॉच ऑफ राम होगा और राम्स ब्रदर होगा दूसरे वाले का। बिल्कुल, देखिए हाँ, इसमें एक ट्रिक है। हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया क्या सर? हाँ ऐसा ही लग रहा है। फोन पे कॉल है, अभी पापा ज्वाइन कर रहे हैं। ओ अच्छा अच्छा, ठीक। आया ये कौन है? कौन है? कौन है? मामा। कौन मामा? बड़का मामा। है। तो मोटा का है? मोटा है तेरा मामू। मामू का मुंह भेजा। हाँ? आप अपना माइक ऑफ कीजिए। हेलो रिंकी। हेलो हेलो। हाँ बोल रही हूँ ना सर, स्टार्टिंग में क्या किए थे? मैं तो थोड़ा 10 मिनट लेट ज्वाइन की थी, बताओ ना। सर स्टार्टिंग में लिखा थे ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बताए थे, फिर भारत में मछलियाँ पाई जाती है, ये लो सेंटेंस आप लिखी हैं? ओ हाँ, यहीं से मैं लिखी हूँ। ठीक हाँ है तो सर यहीं से बताए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। और बोल रही ना कि आज अनुवाद को तुम। देखिए, अब मैं जो दूसरा वाक्य बताने जा रहा था, मैंने कहा राम की घड़ी, और दूसरा वाक्य मैंने लिखा राम का भाई। इसमें एक चीज ध्यान देना है, ये भाई जो है वो किस तरह की संज्ञा है, प्राणी या अप्राणी? सजीव या निर्जीव? सजीव है, प्राणी। ये प्राणी है, ये अप्राणी है। जब भी प्राणीवाचक संज्ञा होगा, प्राणीवाचक संज्ञा में ये या हाँ, प्राणीवाचक संज्ञा में एस लगाकर रखते हैं। जैसे राम का भाई हम लिखेंगे राम ब्रदर, इसको लिख लीजिए। हेलो, चलिए प्राणीवाचक संज्ञा में अपस्ट्रोफी लगा के राम ब्रदर लिखिए। सर आपका वीडियो चल रहा है। हाँ वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ लोग कॉल कर रहे हैं। 1 मिनट होल्ड करिएगा, मैं आता हूँ।
ठीक है, चलिए। तो मैं जो बता रहा था, जब प्राणीवाचक संज्ञा होगी तो उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, राम्स ब्रदर। लेकिन जब घड़ी की बात है, अप्राणीवाचक है, तो वॉच ऑफ लिखते, वॉच ऑफ राम, वॉच या क्लॉक जो होगा इस तरह से प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अधिकांशतः हाँ, अधिकांशतः ऑफ का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं क्या होता है, इसमें अपवाद होता है, वो अपवाद वाली बात मैं फिर बाद में बताऊंगा। ठीक है, सर राम्स क्लॉक नहीं लिख पाएंगे? हाँ, राम्स क्लॉक नहीं लिख पाएंगे? राम्स क्लॉक लिख लीजिए। क्लॉक होता है बड़े साइज का और वॉच होता है घड़ी में, हाथ वाली घड़ी। तो जब हम वॉच बोलते हैं अक्सर हम वॉच का प्रयोग करते हैं, राम की घड़ी। लेकिन दीवार घड़ी बोलेंगे, दीवार पर तो राम तो वॉच वॉच जो होता है वो कलाई घड़ी के लिए होता है, क्लॉक दीवार घड़ी के लिए। तो अकॉर्डिंगली आप लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसको समझ रहे होंगे आप लोग। अप्राणीवाचक जो संज्ञा होती है उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी नहीं, ऑफ का प्रयोग करेंगे, और प्राणीवाचक संज्ञा के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। क्लियर है? एक चीज और देखिए, जैसे लिखते हैं मेरी, या मेरी कार है, यह मेरी कार है, इसका क्या लिखेंगे? दिस इज अ माइक। सर माइक और बोर्ड नहीं दिख रहा साफ। क्या? इट्स माय कार। इट्स माई कार। ठीक है, इट्स माई कार। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। इट्स माई सर कार। बोर्ड नहीं दिख रहा है, सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। मैं तो देख पा रहा हूँ, जो नहीं देख पा रहे हैं वो आवाज सुनिए। देखिए, मैंने कहा यह मेरी कार है, इसका अर्थ हुआ इट्स माई कार। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो इट्स जो हमने लिखा है, सर वॉइस भी ब्रेक हो रही है। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। दोनों अनक्लियर है सर, साउंड और वीडियो। आवाज क्लियर है? हाँ, मेरी आवाज क्लियर है। जिसको नहीं आ रही है क्लियर है सर। ठीक है, देखिए ब्रेक हो रही है सर। ध्यान, एक मिनट ध्यान दें। इट्स माई कार मैंने कहा, ये जो इट्स है इसमें अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करेंगे। अक्सर हम लोग ये भूल करते हैं, हम लिखते हैं, लिख देते हैं इट्स माई कार। सर को सुनाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए उसको। सर क्लियर सुनाई भी नहीं दे रहा है। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है? नहीं। चलिए, जिनको साउंड नहीं आ रहा है वो 30 मिनट पर आ जाए। जिनको साउंड नहीं आ रहा है वो 30 मिनट पर आ जाए। उसमें तो और भी 30 मिनट पर आए। ठीक है, देखिए इट्स माई कार, ये जो तीन शब्द है, इट्स योर्स और देयर्स। इट्स योर्स और देयर्स, THEIRS। इट्स मतलब यह, योर्स मतलब तुम्हारा, और देयर्स मतलब, इनमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, लिख लीजिए आप लोग। इट्स योर्स में ऐसे ही लगा दिया तो गलत हो जाएगा, देयर में वो लगा दिया तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? इट्स योर्स, हाँ सुनिए, इट्स योर्स और देयर्स। देयर मतलब उनका। फिर से बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, ये नोट कर लीजिए। इट्स IES, इट्स योर्स, YOURS, और देयर्स, THEIRS, देयर्स। इन तीनों में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, मतलब ऐसा वाला एस नहीं लिखेंगे, तो गलत हो जाएगा अगर लिखते हैं तो। क्लियर है ना? सर ये वाला फिर से एक बार बता दीजिए ना। क्या इधर से क्या आवाज आई? कौन बोला? गुड़िया, फिर से एक बार बता दीजिए ना, सुनाई नहीं दे रहा था फिर। हाँ, एक बार और किसी ने कहा बता दीजिए। इट्स ITS, इट्स योर्स, YOURS, योर्स, और देयर्स, THEIRS, देयर्स। इन तीनों में अपोस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं करते हैं। अपोस्ट्रोफ मतलब ये जैसे ऐसे कॉमा टेढ़ा कर देते हैं ना ऊपर से के, वो नहीं करते हैं, अपोस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? हाँ बोलिए। क्या हम अभी क्या बोल रहे थे?
पूछ वैसा नहीं, हम क्या बता रहे थे सविता जी, आपका ध्यान पूछने में सुनने में नहीं है। मैं वही तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। इट्स नहीं अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे उसमें, इट इज माय कार, इट्स नहीं लगाएंगे, योर्स नहीं लगाएंगे उसमें अपॉस्ट्रोफी, और देयर्स में नहीं लगाएंगे। आप लोग जब सुने तो दिमाग में पूरा शुद्धा घूम रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, जब मैं बोलने चाहता हूँ बोल रहा हूँ तो आपके प्रीऑक्युपाइड माइंड होंगे तो नहीं समझ पाएंगे क्या कह रहा हूँ। बोलिए सर। जैसे ये मेरी कार है, इट्स माय कार लिखे हैं, लेकिन जब हम लोग कभी कभी सेंटेंस जब ट्रांसलेट करते हैं तो लिखते हैं दिस कार इज माइन, तो वो फिर क्या होता है? उसकी बात मैं बाद में करूंगा। मैं अभी क्या आपको बता रहा हूँ, कुछ विशेष रूल बता रहा हूँ जो आप दिमाग में रखिए। वो जब मैं उस पर आऊंगा तो फिर मैं उस पर चर्चा करूंगा। ठीक है? अभी मैंने आपको रूल जो बताया है उसको ध्यान रखें। अब जैसे आप बता रहे हैं दिस कार इज माइन, एक चीज होता है मटेरियल ऑफ कंपोजिशन। मटेरियल ऑफ कंपोजिशन, मटेरियल ऑफ कंपोजिशन, मटेरियल ऑफ कंपोजिशन मैंने भी आपको बताया ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे पत्थर के मकान, क्या होगा? पत्थर के मकान मैंने आपको बता दिया अप्राणीवाचक संज्ञा है, इसलिए यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे? पत्थर के मकान के लिए क्या लिखेंगे? हाउस ऑफ स्टोन। ठीक है, पत्थर सिंगल पत्थर नहीं हुआ इसलिए स्टोन्स लिखेंगे। मटेरियल ऑफ कंपोजिशन होगा, वहां आपका प्रयोग करते हैं और इसी के अनुसार आपका वो वाक्य या जो भी है अनुदित होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। अगला हम वाक्य लेते हैं। कंपाउंड नाउन आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नाउन आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? बचपन में पढ़ा होगा। अगर हम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा। कंपाउंड नाउन क्या कहते हैं? देखिए, का के की का, जैसे का की, इन दोनों के लिए यदि इनका अर्थ के में आता है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग मैं बता रहा हूं। का और की का प्रयोग अगर के रूप में होता है तो उसका अनुवाद कंपाउंड नाउन के रूप में होता है। लिख लीजिए आप लोग, का के की का प्रयोग के रूप में जब हो तो इसका अनुवाद कंपाउंड नाउन के रूप में होगा। लिख लीजिए। चलिए एक बार और रिपीट करिए। मैंने देखिए यहाँ लिखा है का, के, का और की, इन दोनों का जब प्रयोग के रूप में हो, के मतलब के लिए, इसका प्रयोग के अर्थात के लिए के रूप में हो तो इसका प्रयोग अनुवाद कंपाउंड नाउन के रूप में करते हैं। ठीक है, सूत्र मैं अभी लिखा देता हूं आपको, फिर से एक उदाहरण दे दूं, इसको आप लोगों ने लिख लिया, फिर से बोल देता हूं। का की का प्रयोग अगर के लिए के रूप में हो तो उसका कंपाउंड नाउन के रूप में करते हैं। कंपाउंड नाउन का मतलब हो जाता है कि उसमें ये का के की का अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है। आप लोग ट्रेन में चले होंगे, कोई ऐसा है जो ट्रेन में कभी ना चला हो? हाथ खड़ा करे जो ट्रेन में कभी ना चला हो, या ट्रेन जिसने ना देखा हो। चलिए रानी जी कह रही है ट्रेन में नहीं देखा, सबने देखा। ट्रेन में एक स्लीपर कोच होती है, स्लीपर पता है ना आपको? जी सर। स्लीपर कोच का मतलब होता है, इसको क्या हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में क्या लिखेंगे? शयनयान। इसी तरह से अगर मैं हिंदी में लिखूं भोजन, भोजन का यान, भोजन का यान क्या होगा? पेंट्री कार, या पेंट्री नहीं होगा, डाइनिंग कार होगा। पेंट्री में क्या होता है, उसमें खाना बनता भी है। देखिए, भोजन का यान, मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि ये जो का प्रयोग अगर के लिए होता है, के लिए या के होता है, तो इसमें फिर के का हम अनुवाद नहीं करते हैं। क्या करते हैं? जैसे भोजन के लिए डाइनिंग कार हमने लिखा, कार फॉर डाइनिंग नहीं लिखा। लिखा क्या? अगर हम इसको कार फॉर डाइनिंग लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए सर। डाइनिंग क्या बोले? कार्ड, कार्ड समझ नहीं आ रहा। डाइनिंग के क्या लिखे?
देखिए मैंने आपको बताया, फिर से मिटा के बताता हूँ। भोजन के लिए याद से। देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए, फिर से लिख रहा हूँ। हाँ बोलिए अजय जी। ड्रिंकिंग वाटर भी तो होगा ना। आ रहा हूँ उसका पहले कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे मान लीजिए मैं भोजन का यान लिखता हूँ, भोजन का यान, ठीक है। आप इसका बनाएंगे दो चीजें से। मान लीजिए भोजन का यान, मैं इसको कार फॉर डाइनिंग लिख दूं, कार फॉर डाइनिंग, DINING, या फिर यहाँ डाइनिंग का लिखूं मैं। कौन सा सही होगा? नीचे वाला। कौन सा सही है बताइए? डाइनिंग का। तो मैंने आपको बताया कि जब का प्रयोग के लिए के रूप में समझ में आए तो ये का हम अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, इसलिए डाइनिंग, कार फॉर डाइनिंग का मतलब हो गया कार खाने के लिए है, लेकिन कार खाने के लिए यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है? डाइनिंग कार, मतलब ऐसी कार है जिसमें आप बैठ करके भोजन कर सकते हैं। इसी तरह से पीने का पानी, अगर मैं लिखूं पीने का पानी, पीने का पानी लिखूं तो क्या लिखते हैं इसका? वाटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। इसी तरह से अगर मैं लिखूं पढ़ने का कमरा, क्या होगा उसका? स्टडी रूम। स्टडी रूम, स्टडी रूम। रीडिंग रूम। अध्ययन को लाना, अध्ययन और पढ़ने में अंतर है। इसी तरह से मैं अगर कहूं कि सोने वाली कोच, ट्रेन में जो होती है, क्या लिखते हैं उसको? स्लीपर कोच। स्लीपर कोच, ठीक है। समझ आया यहाँ तक जो मैंने बताया? और समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जी सर। क्या बोल रही हैं? सर आप एक सेंटेंस लिखा थे, कार फॉर डाइनिंग, उसका मीनिंग कुछ नहीं होगा? क्यों होगा ना, कार फॉर डाइनिंग मतलब खाने के लिए वो कार है, उस कार को आप खा सकती हैं। हाँ, तो खाने का कार जो मैंने बोला उसके संदर्भ में उसका अर्थ नहीं होगा, लेकिन होगा अगर उस कार को बना, केक बनाते हैं ना आजकल हम लोग, कोई केक में कुछ बना देता है, कोई बारबी बना देता है, तो वो तो खाने के लिए होगा ना। आगे बढ़े या यही समाप्त करें? बोलिए सर, आगे बढ़े सर। चलिए, और कुछ और सूत्र जो आम भूले करते हैं उसे हम बात करते हैं। आप लोगों को क्लॉज पता है कि नहीं पता है? क्लॉज कितने लोगों को पता है? दो तरह के क्लॉज हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा होगा तो छोड़ दूंगा। क्लियर नहीं है सर। चलिए सर पढ़ा है। एक चीज और करते हैं, ठीक है, मैं उस पर आता हूँ। अब इसमें एक आती है, सुनिए बात, जब हाथ खड़ा करूं तो रुक जाइए। देखिए एक और होता है वांछनीयता, डिजायरेबिलिटी, DESIRABILITY, ये भी आप लोग ध्यान दें। डिजायरेबिलिटी का मतलब होता है वांछनीयता या फिर बाध्यता, या फिर इच्छा या बाध्यता। इच्छा, ये ऐसे शब्दों का अनुवाद कैसे करते हैं सर? ठीक है, वांछनीयता या ऐसे वाक्यों में क्या होता है? बोलिए कुछ बोलिए आप लोग, तो हम आगे बोले। उदाहरण दूं, मुझे दिल्ली जाना है, जैसे मान लीजिए मुझे टीका लगवाने दिल्ली जाना है। सर वांट या तो इससे वांट से जोड़ सकते हैं ना सर? टीका लगवाने दिल्ली जाना है, इसका बताइए। I have to go. I need to. Go to Delhi. हाँ? क्या होगा? मुझे दिल्ली जाना है। I need to go Delhi to get vaccinated. Vaccination. Sir, I have to.
आई हैव टू गो टू दिल्ली, ठीक है। है ना सर नीड नहीं होगा, नहीं नीड। ये तो बाध्यतामूलक हो गई ना सर, ये बाध्यतामूलक हो गई। ये बाध्यतामूलक है, जहाँ हैव टू का प्रयोग होगा। एम टू इज टू इस तरह से आता है। आप सही कह रही हैं, जहाँ बाध्यतामूलक है वहाँ हैव टू का प्रयोग होता है। लेकिन अगर मैं लिखूं, कोई सिनेमा रिलीज हुई है बिहार में, मुझे राधे देखने जाना है, राधे फिल्म का नाम है। इसका अनुवाद करेंगे तो क्या होगा, बोलिए। I have to go to see Radhe. I want to। मुझे टीका लगवाने जाना है। टीका क्या, वैक्सीनेशन क्या है, जरूरी पार्ट है कि नहीं है? जी सर, जरूरी के लिए हैव टू लगेगा। सर टीका लगवाने जाना था, आई हैव टू गो टू दिल्ली फॉर वैक्सीनेशन। देखिए, हाँ वैक्सीनेशन जरूरी है, नहीं तो कोरोना हो जाएगा, ठीक है। पहले बच्चे बोलते थे बच्चा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, इसी तरह आजकल बोला जा रहा है वैक्सीनेशन लगवा लीजिए नहीं तो कोरोना हो सकता है। तो जहाँ बाध्यता है वहाँ आई हैव टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहाँ बाध्यता नहीं है, राधे जो फिल्म लगी है मैं जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता हूँ, वहाँ इच्छा का प्रयोग होता है। और जहाँ इच्छा हो वहाँ आई एम टू लिख सकते हैं। आई एम टू गो टू सी राधे, क्लियर है? हाँ, समझ हुआ नहीं हुआ? जरूरी नहीं, मेरा मन किया राधे नहीं फिल्म आई, एक्चुअली इसका क्या है, क्लियर कर दीजिए ना। मैं अब आप पूछेगा, आप उसके पहले का वाक्य छोड़ दिया। जैसे मान लीजिए सलमान खान की राधे फिल्म रिलीज हुई है, मुझे देखने जाना है, वहां बाध्यता नहीं है, नहीं देखूंगा तो भी मर नहीं जाऊंगा। इसलिए ऐसे वाक्यों में एम टू का प्रयोग करते हैं। और आप अक्सर देखेंगे कि सरकारी कार्यालयों में जो पत्राचार होता है, जब आप लोग नौकरी पे जाएंगे तो वहां इस तरह का आपको अंग्रेजी देखने को मिलेगा, आई एम टू गो टू, आई एम टू सबमिट माई रेजिग्नेशन, मुझे अपना रेजिग्नेशन सबमिट करना है, तो इस तरह का वाक्य आएगा। लेकिन आप ऐसी भूल ऐसे वाक्यों में नहीं करेंगे जहां बाध्यता है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे पटना जाके नौकरी ज्वाइन करनी है, ऐसे वाक्यों में हैव टू का प्रयोग होगा और उसे ना भूलें। क्लियर है? सर इसका क्या होगा, मुझे राधे देखनी है? तो इसका क्या लिखा है आपने, मुझे राधे देखनी है? देखने जाना है, देखनी है नहीं, मुझे राधे देखने जाना है। तो जब मैं ऐसा कहूंगा मुझे राधे देखने जाना है, तो वहां आई एम टू का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट रूप से, आई एम टू गो टू सी, या आई एम टू गो टू नहीं लिखना है तो आई एम टू सी राधे, मुझे राधे देखना है। क्लियर है? कोई संदेह हो तो बताएं। सर बाध्यता में हैव टू होगा ना? क्या बताते हैं? बाध्यता में मैंने बताया बाध्यता। फिर से एक वाक्य और दिखाता हूँ, एक वाक्य और दिखाता हूँ, इसको मिटाऊं पहले। देखिए मान लीजिए एक वाक्य लेते हैं कि मेरी मम्मी गांव गई है, मुझे उसे लेने जाना है। मेरी मम्मी गांव गई है, मुझे उसे लेने जाना है। क्या होगा इसका अनुवाद? क्या होगा? I need to go to village to take my mom back। पहली बात देखिए, मैंने आपको बताया अनुवाद में जो काम पहले होता है उसको पहले करते हैं, जो काम बाद में होता है वो बाद में करते हैं। तो मेरी मम्मी दिल्ली गई है या गांव गई है, तो माई मदर हैज गॉन टू कहाँ? दिल्ली। या गांव जो लिखना है, कॉमा मुझे उसे लेने जाना। आई हैव टू, मैं नहीं जाऊंगा तो कौन लाएगा? मेरी मम्मी है ना। तो वहां हैव टू का प्रयोग हुआ क्योंकि बाध्यता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मिथुन चक्रवर्ती मेरे मोहल्ले में आ रहे हैं, चुनाव प्रचार में मिथुन चक्रवर्ती मेरे मोहल्ले में आ रहे हैं, मुझे उन्हें देखने जाना है। जब इसका अनुवाद करेंगे, मिथुन चक्रवर्ती आ रहे हैं, मैं भी जा सकता हूं, तो ऐसे वाक्य का जब हम अनुवाद करेंगे तो मिथुन चक्रवर्ती इज कमिंग टू माई विलेज या लोकेलिटी, जो लिखना हो, आई एम टू गो टू मीट हिम, मुझे उनसे मिलने जाना है। जा भी सकता हूं, मन नहीं किया तो नहीं जाएंगे। तो ऐसे वाक्य
जहां बाध्यता न हो वहां एम टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ या ना? यस सर। ठीक है। इसके बाद थोड़ा और एडवांस लेवल में आते हैं। 10 मिनट और 10 मिनट के बाद मैं ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के डेटा आज बचे नहीं होंगे, दिन भर व्हाट्सएप पे रहे होंगे। सर आपने जो ट्रांसलेशन दिया था उसका क्या? ट्रांसलेशन का फिर मैं अगले सेशन में ले लूंगा, 1-2 दिन में बीच में स्पेशल क्लास कर लूंगा, या नहीं होगा तो संडे वाले क्लास को थोड़ा लंबा खींचेंगे। ये रूल बताना जरूरी था, बिना रूल के आप लोग नहीं चल पाएंगे। क्या ये रूल अच्छा नहीं लग रहा है जो मैं बता रहा हूँ? जी सर। हेलो, हाँ बोलिए पूजा। बोल रहे अच्छा सर लगा, लंबा बिल्कुल मत अच्छा। कीजिए, क्योंकि नेट का मतलब खर्च बहुत ज्यादा हो जा रहा है, मतलब नेट बच नहीं रहा है लंबा होने से। तो मैं बताया जिस दिन क्लास हो उस दिन भर व्हाट्सएप पे चैटिंग मत करिए, कोई फिल्म सर मत बचा के रखिए ना। व्रत होता है जिस दिन, उपवास होता है उस दिन तो हम राशन बचा के रखते हैं। देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका हम अक्सर प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है प्लेइंग, इसका हिंदी क्या होगा? प्लेइंग का हिंदी क्या होगा? आसान है, खेलना। खेलना। प्लेइंग के साथ अगर हम कार्ड का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? खेलने वाला कार्ड खेलना। प्लेइंग कार्ड मतलब कार्ड खेलना। लेकिन इसके लिए हमारे हिंदी में शब्द उपलब्ध है ताश। ठीक है, अगर इसको आप पत्ते लिखेंगे, पत्ते कुछ क्षेत्र के लोग भारत में इसका प्रयोग करते हैं, राजस्थान, हरियाणा, कुछ यूपी का, कुछ दिल्ली का। पत्ते का प्रयोग आप नहीं करेंगे। प्लेइंग कार्ड के लिए हिंदी में एक शब्द उपलब्ध है ताश, तो आप जब अनुवाद करेंगे तो इसके लिए आप ताश का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से ड्राई फ्रूट, अक्सर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ड्राई फ्रूट मतलब खाना खा रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, जैसे मैं खा रहा था, तो ड्राई फ्रूट के लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं? मेवा सर, मेवा। सूखे मेवे। सूखे मेवे, कुछ लोग सूखे फल भी कह देते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो मेवा होता है, आप लोगों ने मेवा देखा है कि नहीं देखा है? मेवा देखा है हाँ या ना? देखा है सर। मेवा में किशमिश, काजू ऐसी चीजें आती हैं। तो जब ड्राई फ्रूट लिखा जाता है तो अगर सूखे मेवे आप अनुवाद करते हैं तो गलत होगा। किशमिश सूखा हुआ होता है, अंगूर सूखा रहता है। आपके खजूर जो होते हैं उसको सुखा करके क्या बनाते हैं? छुहारा। इसी तरह से काजू भी सूखा रहता है, सुखा के छिलका निकाल दिया जाता है, वो पहले से ही सूखा रहता है। तो जहां ड्राई फ्रूट है वहां मेवे लिखेंगे हम, आप उसको सूखे मेवे लिखेंगे तो वो गलत अनुवाद हो जाएगा। इसी तरह से एक और शब्द है फोर्स्ड लेबर। क्या लिखेंगे? इसका मेवा लिखेंगे, मेवे, हाँ खाली मेवे। इसी के साथ एक और शब्द है फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर क्या होता है? मजदूरी। बधुआ मजदूरी नहीं, बधुआ मजदूरी नहीं होती है, बधुआ तो कुछ और हो जाता है। फोर्स्ड लेबर को हमेशा बेगार कहते हैं, मतलब काम कराएगा वो आदमी पैसा नहीं देगा, इसको बेगार कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक बॉन्डेड लेबर, हाँ इसी तरह से अगर एक और वाटर मैं लिखूं, होली वाटर ऑफ गंगा। होली वाटर ऑफ गंगा क्या लिखेंगे इसका हिंदी? गंगा जल। गंगा जल, बहुत सुंदर। और कोई बताएगा आप में से? सर मैं ये बेकार क्या होता है सर? पवित्र जल हो सकता है, पवित्र जल। मतलब एक मिनट, बेकार मतलब आप किसी से काम कराएं उसे पैसे न दें और जबरदस्ती काम कराएं, वो बेकार कहते हैं, उसी को फोर्स्ड लेबर कहते हैं। बेकार मतलब बिना पैसा दिए। ठीक है, होली वाटर ऑफ गंगा, इसका हिंदी क्या होगा? सर पवित्र जल हो सकता है, गंगा का पवित्र जल। देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया। देखिए होली वाटर ऑफ गंगा, इसको हम लोग गंगा जल लिखेंगे। अगर आपने लिख दिया गंगा का पवित्र जल तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? भारत में गंगा को हमेशा पवित्र माना गया है। ठीक है, गंगा में चाहे कितना भी कचरा आप बहा दें,
आप घर में पूजा करते हैं, पूजा के फूल गंगा में जाके डाल देते हैं नाला समझ के, लेकिन फिर भी गंगा पवित्र है, गंगा का पानी लाके पीते भी हैं और तमाम चीजें करते हैं। तो गंगा जल लिखेंगे, होली वाटर ऑफ गंगा जहाँ लिखा होगा वहां गंगा लिखेंगे, या फिर पवित्र जल, जैसे पवित्र जल का भी प्रयोग इसके लिए करते हैं। तो पवित्र जल या गंगा जल का प्रयोग करेंगे इसके लिए। क्लियर है? कोई संदेह है इसमें? आगे बढ़ें। एक और शब्द लेते हैं, डिसेबल्ड पर्सन। डिसेबल्ड पर्सन का क्या होगा? दिव्यांग। डिसेबल्ड पर्सन। और कोई बताए? एक ही व्यक्ति बोला, और कोई बताए? क्या करेंगे? विशिष्ट शब्द का भी प्रयोग होता है सर। डिसेबल्ड के लिए विकलांग लिखते हैं, और कुछ लोग पर्सन के लिए व्यक्ति लिख देते हैं, विकलांग व्यक्ति। लेकिन हालांकि ये चल जाता है, प्रयोग में चल चुका है, लेकिन मेरे विचार से अगर डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड पर्सन है, वो अंग्रेजी में कह सकते हैं। हिंदी में व्यक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि विकलांग घड़ी नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? मेरा टेबल या मेरी मोबाइल विकलांग नहीं हो सकती, कोई ना कोई व्यक्ति ही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा नहीं होगी। तो व्यक्ति मतलब फिर व्यक्ति लिखने की आवश्यकता नहीं है। डिसेबल्ड है तो उसके लिए विकलांग ही लिखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। जी सर। एक और लिख लीजिए, फाउंडेशन स्टोन। बोलिए बोलिए, सुन नहीं पाया। चलिए, मैंने आपको बताया डिसेबल्ड पर्सन लिखा है अंग्रेजी में, इसके बाद वाला सर उसका मैंने हिंदी बताया विकलांग। उसके बाद विकलांग पर्सन के लिए व्यक्ति नहीं लिखेंगे। ठीक है? जी सर। तो आज जो मैंने आपको बताया बहुत गूढ़ चीजें मैंने बताई है, और अगर इसको भूल जाएंगे तो भविष्य के अनुवाद में, विशेषकर रेलवे जहां वर्ड टू वर्ड देखते हैं, एसएससी के पेपर 2 में आपको काफी दिक्कत होगी। मैं आशा करता हूं अब सत्र के समापन की तरफ बढ़ता हूं। सर फाउंडेशन स्टोन तो बताइए। हाँ सर, फाउंडेशन स्टोन। फाउंडेशन स्टोन बताया मैंने। नींव। फाउंडेशन स्टोन का क्या होगा? नींव। फाउंडेशन स्टोन, अगर मान लीजिए द प्रेसिडेंट लेड द फाउंडेशन स्टोन, ये पूरा वाक्य है। द प्रेसिडेंट लेड द फाउंडेशन स्टोन। लेड द फाउंडेशन स्टोन, इसका क्या अनुवाद? भूमि पूजन। भूमि पूजन ना, फाउंडेशन स्टोन को शिलान्यास होगा। इसका राष्ट्रपति ने नींव रखी तो हो सकता है ना सर? राष्ट्रपति ने शिलान्यास किया। इस तरह के शब्दों का हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे, और अनुवाद के लिए जो मैंने दिया था पूरा भरपूर समय दे रहा हूँ आपको। हेलो सर, वो बना चुके, आप वो करके दे दे क्या सर? ग्रुप में भेज दे होमवर्क। आप लोग देखिए, इमेज भेजते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इमेज में मेरा समय बहुत टाइप करके। हेलो, अगर आप टाइप कर सकें तो भेज दीजिए, मैं समीक्षा कर दूंगा। जी खुदा सर। के वास्ते भगवान के लिए इमेज मत भेजिए, बहुत दिक्कत होती है मुझे, तो दिमाग आधे से ज्यादा खर्च हो जाता है इमेज को देखने में, वो कहाँ चला गया फिर ढूंढ के लाने में। हेलो, आज का सत्र यहाँ समाप्त करता हूँ। जिसका प्रश्न हो वो रुके, बाकी जयराम जी की कर सकते हैं। थैंक यू सर। 6 घंटा लगता है। बाय सर, थैंक यू। हेलो। वॉच किसका? वॉच और क्लॉक का? नहीं, सी SEE। हाँ, सी और वॉच का प्रयोग। सी का मतलब क्या होता है? आंख से देखना, और वॉच का मतलब ऑब्जर्व करना। जैसे आता है बर्ड वॉचिंग, चिड़िया देख रहा हूँ, ऐसे घूर के देखते हैं, ऐसे ऐसे करके। और सी मतलब जा रहा हूँ, ऐसे देख के निकल गया। ठीक है, लेकिन आई विल सी यू लिख दिया गया तो बड़ा खतरनाक हो जाता है, देख लूंगा ठाकुर। सर फाउंडेशन क्या बोले आप? रश्मि, सर फाउंडेशन स्टोन का हिंदी क्या बोला आपने? शिलान्यास। लेड द फाउंडेशन स्टोन, शिलान्यास। ऐसे शब्दों पे हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे।
आज यही समापन करता हूँ, समय बहुत हो गया और हेलो। डेटा खर्च हो रहा है। हेलो सर। हेलो। जय हिंद। जय हिंद। हेलो। हेलो सर। सर एक चीज पूछना था। हाँ टाइप करके भेजिए, एक मिनट करो। टाइप करके नहीं भेजेंगे तो मैं नहीं देखूंगा। सविता जी मुझे रोज फोटो भेजती है, मैं मैडम हो गया उनका नहीं देख रहा हूँ। क्यों? मेरे हेलो पास समय कम है और आप मुझे सर, एक अगर चीज फोटो पूछना उठा था। देंगे तो कहाँ से देखूंगा मैं? सर एक चीज ठीक है? पूछना था। हेलो। सर एक चीज अगर पूछना टाइप था। करके भेजेंगे तो मैं देखूंगा, नहीं तो संडे उसका मैं करूंगा, उसके ऊपर कुछ करूंगा चर्चा। सर एक चीज पूछना था। हेलो। हेलो एक एक चीज मिनट पूछना था। एक मिनट रुकिए, 20 मिनट और विदा कर। क्या बोलिए? मैं बताऊंगा कैसे कर पाऊंगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, हेलो चलिए सर। समाप्त करते सर हैं। एक चीज पूछना था। चलिए गूगल मीट वाले मित्र लोग क्या कह रहे थे बताइए। सर मैं बोल रही हूँ ना कि मैं ना सेकंड क्लास है मेरा, तो सर इसमें संख्या वगैरह से स्टार्टिंग कब होगा क्लास? अरे देखिए, जो क्लास का हमारा पैटर्न है, हफ्ते में एक दिन मैं आपको अनुवाद की विशिष्ट बातें बताऊंगा। अनुवाद की विशिष्ट बात सीखना इसलिए जरूरी है कि आप पेपर 1 में 300 नंबर ले आइए, 200 में 190 ले आइए, लेकिन अनुवाद नहीं आएगा तो आपको जी सर। अनुवाद भी उतना जरूरी है। तो आज मैंने पहले अनाउंस किया था कि अनुवाद का सत्र होगा हमारा। ठीक है, व्याकरण वाला जो सत्र है वो दूसरे दिन। देखिए आज जो मैंने सत्र लिया ये भी तो व्याकरण ही था। क्या लगता है, व्याकरण नहीं था? जी सर था, मतलब संज्ञा मैंने व्याकरण का एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा, मैं नई हूँ इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि संज्ञा से कब से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग से? आप खाली देखिए, जो लोग नए जुड़े हैं मैं उनसे ये कहूंगा कि आप लोग खाली फॉलो करिए कि हम क्या बता रहे हैं। कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे, जो समझ में नहीं आए वो पूछ लीजिए, लेकिन सेशन के लास्ट में, जैसे आज का सेशन खत्म होगा 10-15 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग बात कर लीजिए हमसे। ठीक है जी सर। जी चलिए सर। फिर आज समापन करें। और किसी का कोई संदेह? एक चीज पूछना था। बोलिए सर वो भोजन का यान वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझा दीजिए ना। कौन सा? कोई भोजन का यान, सोने वाली कोच, ये वाला कॉन्सेप्ट। देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी हर वाक्य में जहां का और की इसका प्रयोग के लिए के रूप में माना जाए, के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया भोजन के लिए यान, मैंने बताया था भोजन का यान। इसका हम लोग क्या सोचते हैं, इसका संदर्भ क्या जाता है, सेंस जाता है के लिए में, मतलब उस यान में भोजन किया जाएगा। तो ऐसे चीजों में ये के का प्रयोग नहीं होता है, मतलब यहाँ ऑफ नहीं लगाते हैं। ठीक है, स्लीपर कोच, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, स्लीपिंग रूम, इस तरह से उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए अब जिनको कोई संदेह रह गया हो वो टीच मिनट में आकर के वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज छोड़ते हैं। जय हिंद आप सबको। जय हिंद सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर।